मित्रों नमस्कार। मित्रों, मेरा ये जो चैनल है शर्मा पीपल फोरम, पीपल का मतलब कुछ लोग या सब लोग, कुछ लोगों से पीपल में तो कुछ लोग भी हो सकते हैं, सभी लोग हो सकते हैं। तो उन सब के लिए जीवन के जो दायरा है उसमें आर्थिक क्षेत्र भी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, अन्य भी हैं, सामाजिक भी है। उन सब से संबंधित बातें कहने की मेरा एक है इच्छा रही है। हालांकि बड़ा कठिन काम है कि सब लोगों के लिए, इसमें आम पब्लिक में तो गैर पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, साधारण लोग भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे एलीट क्लास के लोग भी हो सकते हैं। तो एक थोड़ा सा कठिन काम है, फिर भी कोशिश की जाएगी। तो अगर इसमें सही बात लगे, आपको एथिकल लगे और ओरिजिनल लगे, मौलिक लगे और बड़ा सही लगे, मतलब कि उसकी कुछ बातें अपील करने वाली लगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिए। खैर, अंग्रेजी में मैंने कभी पढ़ा था, मतलब किसी उसमें पढ़ा था अंग्रेजी का एक वाक्य क्या, बल्कि वाक्यांश है, फ्रेज है कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। इसका अर्थ जहाँ तक मैंने समझा, इसका अर्थ शायद यही है कि कोई भी समाचार जो नहीं है, मतलब बेखबरी में खुशखबरी। जो आप बेखबर हैं तो आप खुशफहमी में हैं, आपको किसी तरह की कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके कोई समाचार है नहीं जिससे कि वो आप हों, तो आप मतलब बेखबरी में खुशखबरी। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, सत्ता में, शासन में, या जो आज का समाज बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला हो गया है, उसमें ये बड़ा मिसलीडिंग लगता है। यानी इसका अर्थ दूसरा होना चाहिए। मेरी समझ से तो बेखबरी नहीं, बल्कि ना, मतलब उसको आपको इल्म नहीं है, आपको उस चीज़ का पता नहीं है, आपको उसके बारे में समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो नासमझी मानी जाए। तो आपकी वो जो है नो न्यूज़ का मतलब नासमझी, और नासमझी है तो फिर खुशफहमी तो हो ही नहीं सकती। उसमें अगर कोई किसी तरह की आपका कुछ है तो आप फिर गलतफहमी में हैं, और उसमें आप खुश कहाँ से हो सकते हैं? नासमझी में तो खुश होने का सवाल ही नहीं उठता। खैर, जो भी, अब ये चूँकि हमने बताया राजनीतिक या सत्ता के उसमें नहीं आता, तो सबसे पहले हम अपने देश की बात करें। हमारा देश, हम लोग गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सुप्रीम सत्ता, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन से लेके गांव वार्ड का मेंबर तक सब गण के द्वारा चुना हुआ हो। गणतंत्र का मतलब गण, और तंत्र का मतलब निजाम, सरकार, व्यवस्था। तो जो इस सब इनसे चुनी हुई सरकार ऊपर से लेके नीचे तक, और वो इनके प्रति जिम्मेदार हो, क्योंकि और जिम्मेदार तो इसलिए भी होगी कि आपको ऐसे ही नहीं चुनने का वो है, आपको ये अधिकार मिला हुआ है। वो कोई व्यवस्था है, कोई कानून है जिससे आपको अधिकार मिला है, और उसी व्यवस्था से उन्हें सरकार चलाने का, सत्ता चलाने का, गवर्नेंस का उन्हें अधिकार मिला हुआ है। आपकी भी जिम्मेदारियां होती हैं कि सरकार जिसको आपने चुन दिया है उसकी बात आप मानें, उनको ज़रूरत पड़े टैक्स दें, मतलब जिस तरह से जो सरकार चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। और उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने उन्हें अपनी खुशहाली के लिए चुना है, आपकी सरकार है वो। डेमोक्रेसी में, आम डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में, गणतंत्र में इतना सही फ़र्क है कि उसमें तो हर प्रजातंत्र, किसी भी प्रजातंत्र में चुना हुआ पब्लिक के द्वारा, पब्लिक की सरकार पब्लिक के लिए ही ये होती है। लेकिन गणतंत्र में कोई कोई भी, मतलब कहीं पर भी किसी स्टेज में कोई जगह छूटती नहीं। मतलब उसमें गणतंत्र में तो आपका कहीं पे राजशाही भी हो सकती है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जरूर उसमें आपका चुना हुआ होगा। लेकिन यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी चुना हुआ होगा, हेड ऑफ द स्टेट भी चुना हुआ होगा, हेड ऑफ द नेशन भी चुना हुआ होगा। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इस गणतंत्र में चूंकि आप में से ही बनना है और आपको ही बनना है, तो फिर कौन निकलेगा, किसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो इसमें जो मेरे हिसाब से समझने की बात, जो मैंने समझा है जिस तरह से, इसमें से जो लोग होशियार हैं, और बाद में उन्हें होना भी चाहिए कि फिर वहाँ पे बेखबर वाले नहीं होने चाहिए, जो खबरदार हों, जो जानते हों, जिन पे नॉलेज, वो लोग, अब वही आते हैं आगे,
कोई नेता बनते हैं, कोई आगे अपना रहनुमा बनने की बात करते हैं, तो वो एक तकरीर करते हैं। जिन लोगों से चुन के जाने हैं वो तकदीर में कहते हैं कि हम तकरीर में यही कहते हैं कि हम ऐसी, अगर आप हमें चुनिए फिर हम ऐसी तदबीर करेंगे कि आपकी तकदीर बदल देंगे। तो 3 शब्दों में घूम गया ये पूरा। आपसे तकरीर किया उन्होंने कि हम ऐसी तदबीर बनाएंगे कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। अब ये अलग बात है कि वो फिर बाद की तकरीर, आपका तो काम, आपसे तो उन्होंने अपना काम चला लिया, वोट ले गए, सत्ता ले ली, फिर वो ऐसी ही तदबीर सोचते हैं कि जिससे उनकी खुद की तकदीर बने, और यही ज़्यादातर हो रहा है। लेकिन ये कहो कि खाली इसका एक ही पहलू है, नहीं। अरे बड़े बड़े ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन सौंपा है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है उदाहरण हैं। अब आज़ादी से पहले का उदाहरण को देखिए आप, गांधी जी का एक उदाहरण दिया जाए। चंपारण के जो सत्याग्रह हो रहा था, तो वहाँ के कमिश्नर ने, उस क्षेत्र का जो कमिश्नर था, उसने मना कर दिया कि आप जो है किसानों के लिए वो सत्याग्रह हो रहा था, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। अब चूंकि वो कायदे का काम, मतलब वो उसमें था, विधान से गैर कानूनी तरीके से थोड़े हो रहा था, तो सत्याग्रह था चूँकि, तो उन्होंने ऊपर उस पर अपील करी है। अफसरों को, जो अंग्रेज जो उस पर उस समय के हुक्मरान थे, उनको कहा, फिर उस पर यह आई कि ये किसके सामने कहा गया। उस अफसरों ने लौट गए, बोले नहीं, इस तरह से हमने तो नहीं मना कर दिया कि आप सत्याग्रह नहीं कर सकते, इनके जो कुछ और मानदंड थे या जो भी थी उनको हमने मना किया था। तो इसमें यह आई थी कि इसकी गवाही कौन थी, तो उस समय 3 औरतें थीं जिनके सामने उन अफसरों ने कहा था। अब उन औरतों को गवाही दिलवानी थी। अब वहाँ एक बहुत बड़ी एक दिक्कत आ गई, परेशानी, बल्कि अब ये कहिए विडम्बना देखिए कि उन 3 औरतों पे कपड़े नहीं थे। कोर्ट में जाने के लिए, अफसर के सामने पेश होने के लिए एक साड़ी, उन तीनों पे मात्र एक पे साड़ी थी। तो फिर क्या हुआ, वो एक साड़ी जाके वो पहन के गई, उसने गवाही करी, फिर दूसरे को उसी ने वही साड़ी दी, वो पहन के गई, उसने गवाही करी, फिर तीसरे को वही साड़ी दी। महात्मा गांधी पे इसका इतना प्रभाव हुआ, उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की, ओहो, कि इस तरह से इतना जहाँ वो है कि जहाँ पे कोर्ट में जाने को, इस ज़रूरी काम के जाने के लिए जिन पे कपड़े नहीं हैं, तो मेरे लिए भी तो आना जाना रहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं एक ही वस्त्र पहनूंगा। उन्होंने खाली धोती से ही, वही उनका अंग वस्त्र था, वही उनका अधो वस्त्र था, सब पूरा कपड़ा उनका धोती ही होती थी, और पूरी जिंदगी भर उन्होंने उस व्रत को निभाया। तो ऐसे नेता भी रहे, ये नहीं है कि खाली वैसे ही रहे। और भी उदाहरण हैं, आप शास्त्री जी का उदाहरण देख लीजिए। उस 65 में चूँकि देश लड़ाई पाकिस्तान से हो गई, तो एक तो अर्थव्यवस्था की बहुत दिक्कत, उन दोनों खाद्यान्नों की बहुत बड़ी कमी थी। उस समय तो PL 480 जो कानून हुआ करता था अमेरिका का, उससे खैरात में गेहूँ मिला करता था, लेकिन फिर भी चूँकि समस्या तो थी, तो अब चूँकि वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको निपटाया जाएगा। वो खुददार किस्म के आदमी भी थे, बोले अपने यहाँ के, तो उन्होंने कहा कि हफ्ते में 1 दिन व्रत करिए, जिससे कि जो भूखे हैं, जो जिनके यहाँ होता, वो सब लोग व्रत करेंगे कि उस दिन का भोजन बचेगा, तो कम से कम उन लोगों को, ज़रूरतमंद को तो मिलेगा। बताइए, ये भी तो, ये ऐसा समाजवाद दुनिया में कहाँ देखने को मिलेगा कि उन्होंने भोजन अपने घर से शुरू किया, अपना खुद का भोजन 1 दिन को छोड़ा, वो टाइम कट गया। आदि की सब खुशहाली है, खाद्यान्नों की पूरी वो है। तो ये बात नहीं है कि एक ही ग्रुप के लोग ही रहे। और फिर आज़ादी हुई देश ने, मतलब जो जब से अभी खुद मुख्तारी सेल्फ गवर्नमेंट आई, अपना देश आज़ाद हुआ, पहला बजट सन 47 में 197 करोड़ का था, अब जो अरबों खरबों का होता है। अब आप जरा देखिए, उस समय किसी अमेरिका के किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट उससे निश्चित आ रहा होगा। अब तो खैर अपने यहाँ का म्यूनिसिपल टाउन एरिया का बजट इससे ज़्यादा तो हो सकता होगा, लेकिन उस समय की बात बताई जा रही है सन 47। तो देश ने आज़ादी में बहुत बड़ी तरक्की भी करी है। और अब उसमें, अब एक तरफ, अब इसमें ये एक ही बात नहीं सोची जाए कि ऐसे ही लोग थे, दोनों तरफ के लोग हैं, दोनों तरफ के नेता हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ भी नहीं थे सत्ता पाने के बाद अरबों खरबों की उन्होंने प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो यहाँ पे फिर वही आती है, यहाँ बेखबरी से काम चलेगा कहाँ। यहाँ तो आपको समझ होना चाहिए, यहाँ तो आपको पता होना चाहिए। और एक और पॉइंट लगाया जाता है, एक पॉइंट ज़्यादातर आता है
कि वंशवाद मतलब जिस घर में सत्ता उसी सत्ता होती है तो वो उनमें दोनों बातें हैं। वंशवाद में कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं जिनमें दो दो तीन तीन पीढ़ियों सर्वोच्च सत्ता ली है। और वंशवाद तो मतलब जो परिवार का वंशवाद का मतलब एक परिवार से ही लगातार होना, तो ये तो गांव देहात तक में चल रहा है। एक प्रधान, उसकी बीवी प्रधान बनती है, उसका बेटा प्रधान बनता है, एमएलए जो हैं जनरली उसी परिवार के बनते हैं। तो ये तो एक ट्रेंड चला गया है। लेकिन इसमें फिर वही है, आपको समझदारी आपको होनी चाहिए कि कौन अपना परिवार बना रहा है और कौन देश सेवा के लिए कह रहा है। और प्रजातंत्र में तो मेरी अपनी जो मैं जिस तरह से मेरे उस पर आता है, एक एथिक्स ये समझ में आई कि जो सत्ता में आया है वो एक्चुअली निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष का मतलब जिसमें सापेक्ष न हो, रिलेटिविटी मतलब उधर झुकाव नहीं हो। निरपेक्ष का मतलब है ना उससे झुकाव हो ना उससे दुराव हो। अगर आप उससे दूर भागेंगे तब भी सत्ता से क्या करेंगे? अरे आपको सत्ता मिली, सब कुछ आपके हाथ में है, बजट आपके हाथ में है, पैसा आपके हाथ में, लेकिन उससे दूर भागेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? और उससे आपका लगाव हो गया तो फिर वो किस तरह से करेंगे? निरपेक्ष का मतलब है बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ना आपको दुराव होना चाहिए ना आपको लगाव होना चाहिए। आपके लिए तो सब बराबर हैं। और समाज का, आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए कल्याण करना, आम पब्लिक का, उस गण का कल्याण करना आपका उद्देश्य होना चाहिए, ना कि चंद लोगों का आप रईस, दुनिया के रईसों में टॉप पे भेजने की बात सोच रहे हों। तो ये बात जो है ये तभी होगी जो आपके लिए खुशहाली की। अब ये सवाल इस बात का है कि आप जो है इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेगा कौन कि कौन वो कर रहा है, मतलब कौन देश सेवा की बात कह रहा है, कौन चंद लोगों के लिए बढ़ाने की बात कह रहा है। तो ये तो आपको सोचना है, उसको गण को सोचना है, उस पब्लिक को सोचना है वो वोट डालती है, जो ये सोचती है कि हमें, वो तो आपको चुनना है किसके लिए। और वो आप चूँकि आपके प्रति वो जिम्मेदार हैं और वो भी एक कानून के जिम्मेदार हैं। उस आप वो पहले बताया कि वो कानून कौन सा है जिससे आपको पावर मिली है और उन्हें भी पावर मिली हुई है, वो संविधान। और वो संविधान भी वो भी आपके द्वारा ही बनाया गया है, वो भी ऊपर से किसी फरिश्ते ने नहीं ला के रख दिया है यहाँ पे। वो कैसे बना? उसमें पूरे देश के प्रतिनिधि, संविधान सभा हुई, उसमें 2-3 साल लगाए संविधान बनने में, कानून बनने में। जो व्यवस्था जिस तरह से उस कानून के, उसी संविधान के अनुसार जो व्यवस्था चलती है, 2-3 साल में वो तैयार हुआ। और उसको ज़्यादातर ये कह दिया जाता है कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो तो उनके लिए उनका सम्मान है, और वास्तव में उन्होंने कोडिफाई उसको ज़रूर किया। कोडिफाई मतलब उसको शब्दों में उन्होंने उसको लिखा, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम था। वो उस समय के बहुत काबिल लोगों में उनकी गिनती थी और वास्तव में थे, क्योंकि कोडिफाई के अगर एक शब्द के एक स्पेलिंग में एक लेटर का भी इधर से उधर हो जाए तो उसका अर्थ ही दूसरा बदल जाएगा। तो ऐसे आदमी की ज़रूरत थी। तो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके हाथ में ये था। लेकिन वो पूरे सब लोगों का संविधान तो पूरे देश के प्रतिनिधि ने, जो पब्लिक ने, जिनने, हमने आपने उनके चुन के भेजा था। तो इस तरह से व्यवस्था के अनुसार जो है वो थी। अब सवाल इस बात का है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, ये बातें तो बहुत हो गई, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या देश को जितनी तरक्की करनी चाहिए, क्या वो उतनी तरक्की कर पा रहा है? क्या व्यवस्था उतनी, अर्थव्यवस्था, वो तो हमने चलो कह दिया 197 करोड़ से अब खरबों में आ गया। लेकिन आज का जो दौर है, आज की जो परिस्थिति है भारत की, देखिए अर्थव्यवस्था में हम तो अच्छे मुल्कों से बहुत पीछे हैं। अर्थव्यवस्था में 2-3 पॉइंट होते हैं। एक तो आपको एक क्षेत्र चाहिए जहां आप, जैसे खेती करने वाले खेती करें, फैक्ट्री लगाने वाली फैक्ट्री लगाएं, और उन्हें ऑपरेट करने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसमें पैदा करने के लिए खेती वालों में खेती के काम करने वाले चाहिए, फैक्ट्रियों में फैक्ट्री में काम करने वाले चाहिए। कहने मतलब मैन पावर होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन 2 पॉइंट हो गई है। अगर आपने माल भी पैदा कर लिया, इससे ज़्यादा और आगे का है, अब आपने माल पैदा कर लिया लेकिन वो अगर उसकी डिमांड नहीं है तो वो कहाँ डालेंगे आप? डंप करेंगे। कहने का मतलब उसकी खपत भी होनी चाहिए। खपत का मतलब उसकी खरीद वाले भी होने चाहिए, तभी तो बनाने, जो आपने बनाया है वो बिकेगा, तभी तो उसकी कीमत मिलेगी, तभी तो उन सब के लिए मजदूरों को या अफसरों को या जिनने उन पर सब लगाया, या मतलब कारपोरेट वगैरह, उन सबको उसका हिस्सा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें
अब आदमी देखिए, इस पॉइंट पे हिंदुस्तान आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। कब तो इसका मतलब टॉप पे ही है, थोड़ा सा 1-2 करोड़ का फ़र्क है, भी ज़्यादा नहीं है चाइना से हमारे में। और भूभाग के हिसाब से विश्व का 7वां बड़ा सबसे बड़ा देश है। तो आप उस हिसाब से क्या है, आबादी के हिसाब से हमारे एक प्रदेश से आधी आबादी वाला जापान, उत्तर प्रदेश से आधी आबादी होगी जापान की, यहाँ 23-24 करोड़ है, लगभग 12 करोड़ है, लेकिन हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना तो हमसे बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था है। भूभाग में हमसे बहुत बड़ा है का नाम अमेरिका, लेकिन मैन पावर में तो हमसे बहुत कम है। वो तो हमसे बहुत ज़्यादा कई गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब इसके लिए ये आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वजह रही, क्योंकि देश की खुशहाली का मतलब है देश के आम पब्लिक की खुशहाली, आम जनमानस की खुशहाली, उस गढ़ की खुशहाली जिसने कि आपको सत्ता सौंपी है। अब आपने चंद लोगों को रईस बना दिया, तो ये तो आजकल तो यही आ रहा है कि जो गरीब था वो तो गरीब होता जा रहा है, जो पैसे वाला था वो पैसे वाला होता जा, पैसे वालों में भी जो ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, और नहीं था तो उसे बड़ा ज़्यादा किया जा रहा है। बड़े कारपोरेट बड़े उसमें आ रहे हैं। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, सब इस बात आखिर को कि आखिर में इसका सलूशन कहाँ से आएगा इसके, तो इसका सलूशन है वही फिर बात कि आप बेखबर मत रहिए। अब आपको बाखबर होना पड़ेगा, हर चीज़ की समझदारी लेनी पड़ेगी, और जो सही नहीं कर रहे हैं आप कहिए। आप निधि किसी पार्टी पे भी डिपेंड मत करिए। पार्टी तो बड़ा अजीब होता है, पार्टी यहाँ से उधर चली गई, इधर से उधर चली गई। एक पार्टी वाले आपके लिए तो पार्टी माने रखती है, लेकिन पार्टी वालों के लिए सत्ता माने रखती है, उन्हें कुछ नहीं है, इधर से उधर चले जाएंगे, और यही हो रहा है। तो चूँकि जो सब चीज़ें आपको अगर नॉलेज होगी कि हमने किस पॉइंट पे कौन सी तकरीर से हमने उन्हें चुना था और उन्होंने कौन सी तदबीर की हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें हटा सकते हैं। और उसमें जो है चूँकि वोट तो आपका है। और एक पॉइंट छोटा सा, और हालांकि वीडियो तो थोड़ा बड़ा होता जा रहा, इसमें जो मीडिया है या चंद पढ़े लिखे लोग हैं वो एक परसेप्शन बनाते हैं, और उससे आम आदमी वो बेखबर है, चूँकि वो उनके परसेप्शन में आ जाता है। बेखबर मत होइए, आप बाखबर रहिए, आप समझदारी से काम करिए, आप पूरा चारों तरफ को देख के चलिए, क्योंकि आपके हाथ की आपके द्वारा बनाई हुई सत्ता है, आपके हाथ में है। वो तो जब चाहे आप हटा लेंगे, अरे हटा लीजिए तो हट जाएंगे वो। उनको देखिए जो आपसे वायदे किया कि वो सही कर रहे हैं या और दूसरे बातों में आपको उलझा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके, चूँकि वोट तो आपका ज़्यादा है, उनका 2% 1% मीडिया का कितना है, वो तो परसेप्शन उन्होंने बना दिया, एक धारणा बना दी, उन्होंने कहा दिया अरे ये तो बहुत बड़ा चीज़ है कि है। उसमें आप जाइए कि जिसको अच्छा नेता माना जा रहा है, जिसको लोग ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं, हमारे लिए वो अच्छा है या नहीं है। क्या वो ट्रस्टी जो गांधी जी ने कहा था कि जो का नाम सत्ता है वो तो ट्रस्टीशिप के हिसाब से चलना चाहिए, वो हमारा ट्रस्टी है, वो क्या हमारा मालिक बन रहा है। जो हमने सत्ता उसे सौंपी है, उसे पूरा जो हम टैक्स देते हैं, हम उसकी सब बातें मानते हैं, कानून को ओबे करते हैं, तो वो हमारे प्रति एक ट्रस्टीशिप में कर रहा है या मालिक बन रहा है, हम या हमारा रहनुमा बन रहा है या हमारा मालिक बन रहा है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन कहाँ तक बनाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।